अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह। समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और आज कैसा अजीब सा समा है, कैसा अजीब सा समा है इस लिहाज से एक हफ्ते में 2 बार इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। कहीं जब क्रिकेट नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर अब होने को आई है तो 2 हफ्ते के अंदर यानी 15 दिन के अंदर 3 दफ़ा ये एक दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। पिछली बार तो इंडिया ले गया बाजी, भारत पिछला मैच जीत गया। मामला काफ़ी नज़दीकी थे, थिंग्स वर वेरी क्लोज, बट अब से थोड़ी देर बाद ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं। मामला है सुपर 4 का विद द क्लीन स्लेट। बोथ द टीम्स आर स्टार्टिंग दिस टूर्नामेंट दुबई में। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो टॉस भी होगा, मैच भी होगा और बहुत तफसीली डिस्कशन हम करने वाले हैं इस हवाले से। और आज क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम है तो हमारा पैनल भी बड़ा स्पेशल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विल बी लिंकिंग अप वंस अगेन विद इंडिया। इंडिया में एबीपी टीवी के साथ इस बार हम लिंक अप करेंगे, जहां पे हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। पहले तो सवेरा दुबई से हमारे साथ वहीं मौजूद हैं जी। मैचेस एक बार फिर से द लकी लेडी विल बी सीइंग द मैच लाइव देयर एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वेलकम टू द शो सवेरा। Thank you, Adil. Thanks a lot and looking forward for this मजेदार मुकाबला। Absolutely। और स्टूडियो में हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी, आपके हमारे हम सब के लाला। लाला, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर। एक्साइटेड, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। शुक्रिया कि आपने बुलाया। हमें बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते हैं हम रोजाना आप यहाँ पर आएँ, लेकिन लाला वी नो इज डूइंग अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिकल वर्क राइट नाउ सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए। और अपने आप को अब हम लिंक करते हैं एबीपी टीवी इंडिया के साथ, जहाँ पे रोमाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी रोमाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, शुक्रिया आदिल। सभी पाकिस्तान के मेहमानों को हिंदुस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा मुकाबला एबीपी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। और आपको बता दें, सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि मैदान क्रिकेट का घमासान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 2 टीमों के खिलाड़ियों के जज्बे और हुनर का नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के जोश और जुनून का होता है। इसीलिए तो ये सबसे बड़ा मुकाबला है। और मैदान पर होने वाले सबसे बड़े मुकाबले से पहले स्टूडियो में यहाँ पर दिग्गज जो हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जीएस विवेक। जरा उनसे कहते हैं कि वो परिचय कराएं पहले हिंदुस्तानी मेहमानों का। विवेक जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, आपने कहा कि सबसे बड़ा मुकाबला है और सबसे बड़े मुकाबले में बहुत अहम फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों टीमों को अपने अपने संभालना पड़ता है कि वो कैसे खेलेंगे, प्रेशर अंदर का बाहर का। इसीलिए टीम का कमान संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस मैच की कमान और इस शो की कमान संभालने के लिए आज हमारे साथ है 3 दिग्गज टीमों के कप्तान। हमारे साथ हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, साथ ही साथ सबसे सक्सेसफुल कप्तान में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे साथ हैं। चलें जी, हिंदुस्तान में जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस के सुपरस्टार रहे हैं। हमारे तो दिलों के बहुत ही करीब हैं एंड आई एम श्योर के करोड़ों, मेरा भी हिंदुस्तान में क्रिकेट देखने का इत्तेफाक हुआ स्टेडियम में, और मुझे अंदाजा है कि शाहिद खान आफरीदी, लाला, हम कितने बड़े स्टार वहां पर भी हैं। तो लाला, हिंदुस्तान में भी जो आपके चाहने वाले हैं और उसके अलावा जो पैनल एबीपी टीवी के स्टूडियोज में मौजूद है, उनको आप अगर मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कपिल भाई अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू, विवेक, रोमाना, आई होप ऑल वेल। और काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वहाँ क्रिकेट खेलने का मज़ा और वहाँ के जो लोग जिस तरह क्रेज़ है क्रिकेट का, वहाँ पे 2 चीज़ें, एक उनके मूवीज़ एंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है इंडिया में वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत प्यार, बहुत इज्जत मिली है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैच भी अच्छा होगा आज। बूम बूम आफरीदी। और हिंदुस्तान में यहाँ पर धीर गंभीर गौतम गंभीर, एक वो दौर। वहीं दूसरी तरफ आज शाहिद भाई, जिस तरीके की दोस्तियां, यारियां यहाँ पर मैदान में खिलाड़ियों के बीच देखने के लिए मिल रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये नए तरीके का, अलग तरीके का और बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है कि आपको? देखिए मेरे ख्याल में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, आपको कपिल भाई भी बैठे हुए हैं, अजहर भाई भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि ग्राउंड के अंदर डेफिनेटली मुकाबला होना चाहिए। 2 टीमें जीतने के लिए आती है और फाइट करती है जीत के लिए।
लेकिन ग्राउंड के बाहर जो मेरा रिलेशनशिप हमेशा इंडिया की टीम के साथ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बची, यूवी, अजहर भाई, जड्डू, इन सब के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं एक दूसरे के कमरे में बैठना, खाने खाना, गपशप लगाना, वो एक अलग चीज़ है। देखिए जी, हम क्रिकेटर्स के साथ होने के साथ साथ वी आर एम्बेसडर्स एज वेल। मैंने अपना एक जब T20 के लिए वर्ल्ड कप के लिए आया था मैं, तो मैंने एक बयान दिया था कि मुझे इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है, जिसे यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हकीकत है। बहुत प्यार मिला है मुझे हमेशा, और मेरे हमेशा से इंडिया के साथ रिलेशन, एक आधा इंसिडेंट के अलावा मेरे ख्याल में हमेशा मेरी इंडियन टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और रोमाना, हो सकता है इसकी बहुत बड़ी वजह शायद अब ये भी है, जो इतनी फ्रेंडशिप नजर आ भी रही होती है, सोशल मीडिया बिहाइंड द सीन्स। आप देख रहे हैं इस बार शाहीन शाह अफरीदी जो अपने नी पे ब्रेस लगा के बैठे हुए थे, जिस तरह इंडियन प्लेयर्स आके उनसे मिल रहे थे, बल्कि इस तरह मिल रहे थे जैसे पता नहीं कि बिछड़े हुए यार बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं, खैर खैरियत मालूम कर रहे हैं, घर में सब खैरियत है। आई थिंक दीज आर ब्यूटीफुल जेस्चर्स बाय दोज साइड, एंड आई एम प्रीटी श्योर, जैसे कि लाला कह रहे हैं, बल्कि लाला से जो पहली वाली जनरेशन है, अब पता नहीं अजहर साहब को मैं लाला से पहली वाली जनरेशन बोलूं या वही जनरेशन बोलूं, कपिल साहब को तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, उससे पहले वाली जनरेशन है। आई एम प्रीटी श्योर उस जमाने में भी इसी तरह की दोस्ती हुआ करती होगी, लेकिन मीडिया पे जरा कम नजर आती होगी। जी अजहर भाई। नहीं, देखिए, मैं तो इनके ज़माने का ही प्लेयर हूँ, शाहिद के ज़माने में लाला के साथ का ही हूँ, कपिल पाजी के साथ भी बहुत क्रिकेट खेला, हमारे कैप्टन भी थे। बट लेकिन देखिए, जैसा कि शाहिद ने कहा कि जिनको जितना प्यार मिला, तो इंडियन टीम भी जब पाकिस्तान जब भी आती है तो वहाँ भी उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है। और मेरे ख्याल में 2003 में तो आपके जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने भी बहुत खैर मकदम किया टीम का, और पूरी टीम अभी पूरा ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में ही खेल रही है, इंडिया में ही मैच हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा माहौल था और इतना अच्छा था। लेकिन जैसा शाहिद ने कहा कि जब प्लेयर्स डेफिनेटली ग्राउंड पे तो ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, और उसके बाद में मुझे खुद एज ए कैप्टन प्रॉब्लम होती थी कि मेरे प्लेयर्स को ढूंढना है। जब भी ढूंढना रहता है तो मैं हर पाकिस्तानी प्लेयर के रूम में फ़ोन करता, अरे भाई जडेजा है तो भिजा दीजिए, जड़ा है तो ऐसा होता था। तो ये बिल्कुल दोस्ती तो बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए अब एट द एंड ऑफ द डे आप प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, जो भी है, अब जैसा शाहिद ने कहा एम्बेसडर थे, बट एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो हम एक इंसान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ह्यूमन बींग्स है, हम मिलजुल के रहना चाहिए। और गेम में ठीक है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, वो तो बिल्कुल, वो तो अल्लाह का निज़ाम है, उसको कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है उसको आगे बढ़ानी चाहिए। पर अजहर भाई, शाहिद भाई, मैं बस आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैंटर होता था, ऑन फील्ड बैंटर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात करी ऑफ फील्ड आप लोग कितने अच्छे दोस्त थे, और आज के प्लेयर भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया में भी अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन फील्ड बैंटर होता था, वो जो एक लम्हे होते थे जो इस राइवलरी को सबसे बड़ा राइवलरी बनाता था, आज क्या आपको लग रहा है कि वो मिसिंग है? क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के शायद अब पाकिस्तान के प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे को स्लेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो है अब वो बहुत ज़्यादा हो चुका है फैंस की तरफ से भी? देखिए, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है, बड़े पॉजिटिव तरीके से हुई है, हमें इसमें मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो पास्ट है। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, वो क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, एज अ एथलीट, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप जितने स्ट्रॉन्ग हों उतने अच्छे हों। जैसे मैं बात करता हूँ कि इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज़ होती है, वो सबसे बड़ी बताई जाती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, एक हमारी रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इंडिया हम आएंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, हमारी इकॉनमी भी अच्छी होगी, और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं पॉलिटिकली, वो भी हमें सबको नज़र आएगी। तो मैं हमेशा इस चीज़ में हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। क्रिकेट के अंदर चाहे कोई भी टीम हो, ऊंच नीच जो आप स्लेजिंग वगैरह कह रहे हैं, ये किसी भी टीम के साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑफ द फील्ड जो रिलेशनशिप है वो बेहतर से बेहतर रहनी चाहिए। कपिल साहब से कुछ नहीं सुना हमने अभी तक, कुछ अगर उनकी भी आवाज़ यहाँ पाकिस्तान पे। बोलिए। लेकिन एशिया कप के अंदर देख रहे हैं हम किस तरीके से बेस्ट ऑफ 3 एक तरीके से हो रहा है। अजहर भाई कुछ बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए कपिल बाजी मेरे बाजू बैठे हैं, जो कपिल बाजी मेरे हिसाब में नंबर 1 ऑलराउंडर है जो क्रिकेट में, मैं चाहता हूँ उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ। ये खुद पाकिस्तान में अपना डेब्यू किए हैं, तो मेरे ख्याल में कपिल बाजी की भी ज़्यादा यादें आपको पहली टेस्ट से होगी, तो मैं कहना फिर से ये यादें दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि
जो यंग लड़के हैं उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है जो अभी जो खेल रहे हैं। तो मैं मेरे ख्याल में बहुत बड़े ऑलराउंडर और मैं बहुत इज्जत और बहुत जो हमारी यादें हैं वो यादों में रहने देना, लेकिन हमें वापस आना चाहिए क्रिकेट के ऊपर, बातचीत करनी चाहिए। अच्छा लगा कि इस तरह का हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छे रिलेशन होने चाहिए अच्छी, लेकिन आखिर में हमें आके क्रिकेट खेलनी है। और उसके खिलाड़ियों के बीच आपसी जो डायनामिक्स है वो बदला है फिलहाल कुछ सालों में? आई थिंक पिछले 20 सालों में बहुत बदला है। जब मैंने शुरू किया था तो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा तनाव ज़्यादा था, लेकिन पिछले जो लास्ट टाइम जब बालाजी खेले थे मुझे याद है उस समय जब आए थे और जब वीरेंद्र सहवाग ने रन बनाए थे, शायद उस सीरीज़ में आके इतनी तब्दीली देखी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सही है। पाकिस्तान ग्रेट होस्ट, जब वो बाहर जाओ ग्राउंड के बाहर इतना उनमें इज्जत मान देते होते थे, आप शॉपिंग करने जाओ, खाना खाने जाओ, बहुत प्यार था, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा तनाव ज़्यादा रहता था। आज जो आप कह रहे हैं शायद तनाव इतना ग्राउंड में नज़र नहीं आता, करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते बिकॉज रिलेशन और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। यू शुड बी हार्ड क्रिकेटर ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड यू शुड बी ह्यूमन बीइंग टू रिस्पेक्ट इच। मगर हार्ड क्रिकेटर आप हो सकते हैं अपने इमोशंस को ना शो करते हुए। यू डोंट क्योंकि शो करना इमोशंस भी अपने आप का बेस्ट 100% रखने के लिए करते थे, सिर्फ ड्रामेटाइज नहीं होता था, अपना एफर्ट डालने। सब जावेद मियांदाद नहीं होते और सब सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते कि उनको कुछ भी बोल लो कुछ नहीं आगे से बोलेंगे, और ऐसे भी नहीं है सारे प्लेयर बन जाए कि जावेद मियांदाद की तरह बढ़ चढ़ के कुछ करना। तो हर एक क्रिकेटर अपना स्वभाव लेके आता है, अपनी एक नेचर लेके आता है, लेकिन ये कहेंगे कि क्रिकेट ग्राउंड में अगर कुछ ऊंच नीच होती है उसको आगे मत लेके जाओ, वो वहीं छोड़ दो। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चलिए आदिल के पास चलेंगे। आदिल, अब आ जाते हैं सीधे सितंबर 2022 और यहाँ पर मैं हिंदुस्तान से आपको कह रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, 2-0 होने वाला है। चलें जी, आप बिल्कुल 2-0 करना चाहें आप 2-0 कर लें, आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं। ज़ाहिर है, देखिए एक बात मानने वाली है, इंडिया की टीम हम पिछले मैच में भी बात कर रहे थे, 3-0 मानकर बैठ गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं ना कि जी ट्राई फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द वर्स्ट। देखिए जी, इंडिया की टीम एक बात मानने वाली है और लाला के साथ, और लाला यहाँ बैठ के इस बात से अग्री भी करेंगे, इंडिया की टीम इस वक्त जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के मुकाबले में ऑन पेपर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग साइड है। बट मैं आपको एक बात बताता चलूँ रोमाना, दी पाकिस्तानीज आर सो प्राउड ऑफ आवर साइड कि हमने जिस तरह फाइट किया अपने उस मैच में, आपने पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखा होगा जिसमें से शायद 2 बॉलर्स ऐसे हैं, बल्कि हो सकता है शाहनवाज दहानी को तो इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन ने पहली बार बॉलिंग करते हुए देखा हो। नसीम शाह अपना डेब्यू कर रहे थे, उसके बावजूद इंडिया की विशाल बैटिंग लाइनअप के सामने हमारे बॉलर्स ने जम के बॉलिंग की थी, जो कि हम पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद दिलाता है। लाला, दूसरा मैच में ज़रा लाला को भी यहाँ पे करता हूँ, बल्कि उससे पहले सवेरा को भी हम ज़रा इन करते हैं जी, और सवेरा दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवेरा, डू यू रियली थिंक कि इंडिया पाकिस्तान इन रोमाना ने कहा 2-0 होगा, मगर मैं डेफिनेटली कहती हूँ हमारी पूरी उम्मीद है कि 1-1 होगा, बिकॉज ऑनेस्टली मजा भी जब आएगा जब मैच का जब बराबरी हो रही होगी साथ। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ने कैरेक्टर दिखाया है, मुझे लगता है इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट। वो पुराना वाला जमाना याद आ गया, क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट में इंडिया अपनी बॉलिंग से जीतने लगा था, मगर अब मुझे लगता है ये जो मैच होगा, इस मैच में इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग होगी, मगर सामने हमारे दमदार बॉलर्स होंगे जो कि इधर से उधर बॉल जो है ना वो कानों के पास से गुजारते होंगे। वाओ, लाला से जरा रोमाना, इससे पहले हम इंडिया जाते हैं। ढोल सुहाने, आप कह रही हैं साहब 1-1 हो जाएगा, 1-1 होगा कैसे? आदिल, लाला के पास ही आ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे 1-1 होगा कैसे। भाई आपका टॉप ऑर्डर बाबर आजम का हाल देख लीजिए। अब पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान को बहुत सारे मैचेस हरवाए और हिंदुस्तान की सरजमीन पे हराए, लाला से हम पूछते हैं, लाला 1-1 कैसे करेगा पाकिस्तान? वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? जीत के ही 1-1 होगा। देखें, जो लास्ट मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का, नो डाउट इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेला है। नहीं रोमाना, अब बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर लास्ट मैच देखा जाए तो हमारे ऊपर के बैट्समैन और इंडिया के ऊपर के बैट्समैन कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, ठीक है, लेकिन पांडे की इनिंग, जडेजा की परफॉर्मेंस, वो ऐसी पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से इंडिया मैच जीता है।
और मैं समझता हूं कि जिस चीज़ में मैं पाकिस्तान टीम में कमी महसूस करता हूं, जो रोल पांडे का है वो प्लेयर जैसे हमारी टीम से अब्दुल रज़ाक का रोल होता था, वो रोल उस रोल मैं देखना चाहता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मैचेस जीते जाते हैं। T20 फॉर्मेट में उस नंबर पे मैचेस काफ़ी सारे जीते जाते हैं। तो टीमें दोनों वेल बैलेंस्ड है। जडेजा नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जडेजा काफ़ी अरसे से इंडिया की टीम से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा था, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था, बैटिंग बॉलिंग आउटस्टैंडिंग फील्डर है साथ में, तो वो एक पैकेज मेरे ख्याल में मिस इंडिया कर रहा होगा। और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लास्ट मैच अगेंस्ट जो बैंकॉक हांगकांग था, वो बड़ा जबरदस्त खेला है। मिस ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है लाला। आप देखिए ना, ऋषभ पंत को हमने तो पहले मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाई। हमारे यहाँ किसी को हम मिस नहीं करते हैं। यही आप कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, हम 11 खिलाते हैं, आप 12 खिला लें। शाहिद भाई मैं आपसे ये जी आपने खुद ऑलराउंडर्स की यहाँ बात करी, आपने आपसे बड़ा ऑलराउंडर पाकिस्तान में है, आपके पास अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, कपिल बाजी यहाँ ऑलराउंडर पे। मैं आप दोनों ही ऑलराउंडर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। T20 आमतौर पे माना जाता है कि ऑलराउंडर्स का गेम है, मगर जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है डोमिनेट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्या वाकई में स्पेशलिस्ट ज़्यादा भारी ऑलराउंडर्स पे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक ऑलराउंडर है, वो 6th बॉलर आ जाता है, 7th बॉलर आ जाता है। T20 में ये नहीं हो सकता कि 5 के 5 गेंदबाज एक दिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करें। अगर कप्तान के पास वो ऑप्शन है कि बीच में 1-2 ओवर दूसरे गेंदबाज ऑलराउंडर से करा लेता है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ आती है, टीम को स्ट्रेंथ आती है कि अगर 5 मेन बल्लेबाज खेल रहे हैं, फिर आपके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिन फेयरलेस, जिसको क्रिकेट कहते हैं, ऑलराउंडर को। अफरीदी भी खुद फेयरलेस थे, क्योंकि रन नहीं बने तो गेंदबाजी कर लेंगे, तो इसलिए वो टीम में ऑलराउंडर का इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। शाहिद भाई, मैं बिल्कुल कपिल भाई की बात से बिल्कुल ठीक है, उनको सेकंड करूंगा। ऑलराउंडर्स की अपनी एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह कपिल भाई कह रहे हैं कि अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, तो आई नो कि ऑलराउंडर्स का होना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर, आधा तीतर आधा बटेर वाला नहीं। अच्छा, मैं जरा अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस का मैच हुआ था, उसके बाद इन दोनों टीमों ने इंडिया के पास है इन दोनों एडवांटेज ऑफ व्हाट रोमाना? ऑलराउंडर की बात कर रही हैं। नहीं, एडवांटेज ऑफ ऑलराउंडर इंडिया के पास था रविंद्र जडेजा के बाद, आउट होने के बाद। क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैच सबने देखा था, पांड्या वाज द फिनिशर हु फिनिश्ड द मैच, बट जिसने पार्टी शुरू की थी वो जडेजा थे। पांड्या ज्वाइंड इन। तो अब जब जडेजा नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को प्लान बी पे जाना पड़ेगा। दिस वाज द प्लान ए जडेजा के साथ। तो इंडिया वुड शिफ्ट टू प्लान बी ऑन दिस हाई प्रेशर मैच। और जहां आप ऑलराउंडर्स की बात करती हैं तो हमारे पास खुशदिल है, खुशदिल बॉलिंग भी करा सकते हैं। और खुशदिल ने जिस तरह अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, खुशदिल हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी डोमिनेंटली। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान का पलड़ा इस पे हल्का नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, आप सारी बातें एक साइड पे रख दें, क्योंकि गिवन डे पे रोमाना, चाहे टीम ऑन पेपर जो भी स्ट्रांग हो, जो भी मैन टू मैन मार्किंग हुई हुई हो, गिवन डे पे ऑल दैट मैटर्स इज द कॉन्फिडेंस दैट द टीम इज ब्रिंगिंग इन। और 155 की जीत से, चाहे वो हांगकांग हो, स्विट्जरलैंड हो, दुबई, यूएई हो, व्हाटएवर टीम इट इज, 155 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। बिकॉज यही हांगकांग की टीम भारत के अगेंस्ट खेली थी और भारत को आसानी से नहीं उन्होंने जीतने दिया था। वो तो पांड्या की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी एक, जिसकी वजह से हांगकांग बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था। तो ये कॉन्फिडेंस लेके पाकिस्तान जाएगी मैच में। इंडिया को जिस एक चीज के हवाले से और वेरी होना पड़ेगा, जरा मोहतात रहना पड़ेगा, बल्कि हम कहेंगे, हम चेतावनी आपको देते हैं कि पाकिस्तान टीम जितना टूर्नामेंट में टाइम गुजारती रहती है उतनी वो खतरनाक होती जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आपको याद हो तो उसमें पहले मैच में क्या हुआ था और फिर इवेंचुअली फाइनल में क्या हुआ था। तो इस तरह की हिस्ट्री है। मेरा ये ख्याल है, आई थिंक दोनों टीमों ने अब एक दूसरे को देख लिया। जैसे खुशदिल का नाम लिया, दहानी था, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो इंडिया ने अभी तक नहीं देखे थे, नाउ दे हैव सीन देम। सिमिलरली पाकिस्तान भी अब समझ गया है कि इंडिया किन स्ट्रैटेजी के साथ। हांगकांग के खिलाफ मैच में आप देखिए, आई थिंक इंडिया एक डिफरेंट टीम नजर आ रही थी। हांगकांग पुट अप अ ग्रेट फाइट, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पाए। सो मैं ये कहूंगा कि येस 2-0 यू मे अज्यूम, बट आई थिंक
बी वेरी कहते हैं मोहतात रहें, बड़े आप सावधान रहें पाकिस्तान टीम के हवाले से दूसरे मैच में। समा टीवी पाकिस्तान और एबीपी टीवी इंडिया की ये मुश्तरका नशरियात जो है वो इस वक्त चल रही है। एशिया के बादशाह की तलाश है, पाक भारत दंगल होने वाला है, जिसके लिए बहुत मज़ेदार डिस्कशन अभी तो बल्कि शुरू हुआ है। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। समा टीवी की स्पेशल नशरियात इस वक्त चल रही है, एशिया के बादशाह की तलाश, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब से थोड़ी देर बाद मैच होने वाला है और हमारी ये कंबाइंड ट्रांसमिशन चल रही है समा टीवी पाकिस्तान और एबीपी टीवी इंडिया में। लाला यहाँ हमारे साथ समा टीवी में मौजूद है और एबीपी में बैठे हुए हैं इस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव, इंडिया के दो जबरदस्त से कप्तान। सो चलें जी, अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। चलिए टॉप ऑर्डर से शुरुआत कर लेते हैं। आप कंपैरिजन अगर किया जाए टॉप ऑर्डर का, एक तरफ हमारा टॉप ऑर्डर है जहां पर रोहित हैं, विराट हैं, दूसरी तरफ आपके शाहिद भाई, आपके यहाँ के टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमा, किस तरीके से कंपेयर करेंगे? देखें, जहाँ तक इंडिया का फर्स्ट थ्री की बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, देन पाकिस्तान, नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के एशिया आईसीसी के रैंकिंग में टॉप नंबर पे हैं या इंडिया के नहीं है या इंडिया के हैं। देखिए, तीनों बैट्समैन आउटस्टैंडिंग, इंडिया के तीनों टॉप प्लेयर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं। लेकिन राहुल की अगर आप बात करें, काफ़ी अरसे से मैं देख नहीं पा रहा कि वो परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक रोहित, विराट है, दोनों मेरे फेवरेट हैं और दोनों टॉप परफॉर्मर्स हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा रिजवान, फ़खर को मैं हमेशा से समझता हूँ कि मैच विनर है। वो ऊपर से अगर वो चल गया तो वो मैच चेंज कर देता है। एंड देन फिर आपके पास रिजवान टॉप परफॉर्मर, बाबर आपके पास आईसीसी रैंकिंग में टॉप नंबर पे हैं ये लोग माशाल्लाह। तो दोनों टीमों के जो टॉप ऑर्डर्स हैं, मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है कि उस दिन खेलते कैसे हैं। बाकी तीनों ही बहुत अच्छे हैं। पर अजहर भाई, यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर की बात करें, केएल राहुल की खासतौर पर वो भी बात कर रहे हैं कि उनके इतने रन नहीं हुए, रेपुटेशन की बात करें, हर मैच का एक मकसद होता है। हांगकांग के खिलाफ जिन्हें हमें कहा था कि एक मकसद है कि वो अपने रस्टीनेस से बाहर आए, भले 100 के स्ट्राइक रेट से कम किया, लेकिन राहुल के लिए वो पारी बहुत ज़रूरी थी कि इस बड़े मुकाबले के लिए वो टॉप फॉर्म पे। नहीं, बिल्कुल, देखिए राहुल एक बहुत बड़े प्लेयर है, बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी उनको लानी चाहिए थी वहाँ पे उतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि और उससे और बड़े प्लेयर बन सकते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने जो फॉल शॉट हो रहे हैं वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी उनकी नहीं होती है। बट लेकिन आप इंजरी के बाद आके खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में पहले मैच में तो उनको शायद मेरे ख्याल में दिक्कत हुई, बट लाइक आपने कहा कि जो नेक्स्ट मैच में जो 33 रन का, तो शायद मेरे ख्याल में उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एक प्लेयर इंजरी के बाद आके खेलना। फिर क्योंकि उनका भी अगर आप देखें तो कभी टीम में रहते हैं, कभी टीम में नहीं रहते हैं, कभी कैप्टन हो जाते हैं, कभी वाइस कैप्टन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर डेफिनेटली एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस करने का। देखिए, आप बड़े प्लेयर जब भी बनते हैं, आई मीन जब आप कंसिस्टेंसी रहती है, जब आप खेलते हैं, लंबी बारी खेलते हैं, जब आप पूरा, जैसा कि आप रोहित शर्मा की अगर बात सुनेंगे तो अगर वो एक बार अगर 30-40 रन बनाते हैं तो फिर वो लास्ट तक बैटिंग करते हैं, तो इससे वो बड़े प्लेयर कहलाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल अच्छा खेलें, क्योंकि एक बहुत फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और बहुत ज़बरदस्त हर तरह के शॉट्स खेलते हैं। बट लेकिन जहाँ तक कि मैं एज ए बैट्समैन मैं जो देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाना चाहिए, जो कंसिस्टेंटली जो अच्छा खेलेगा वही प्लेयर बड़ा हो सकता है। विराट कोहली के राहुल, और ऐसे में कुल मिलाकर अगर पलड़े की बात की जाए, टॉप ऑर्डर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कह सकते हैं जैसे उन्होंने बोला रैंकिंग में बेहतर है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडियन टीम की आती है, ये नहीं मैं इंडियन टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, नंबर 4, 5, 6, 7 जो हैं वो इंडियन टीम के ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आते हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा कहूँगा, यस 1, 2, 3 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर शाहिद भाई, मैं आपसे बस ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे अजहर भाई ने कंसिस्टेंसी की बात करी, आपने फॉर्म, रैंकिंग सब की बात करी, एक बड़े मुकाबले में प्रेशर किसके पास ज्यादा होता है? जिसके पास रेपुटेशन है, जो रन नहीं कर रहा है, या वो खिलाड़ी जो परफॉर्म करता आ रहा है और उसे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस बड़े मुकाबले में? देखिए, प्रेशर तो होता है, डिपेंड करता है कि प्लेयर उस प्रेशर को लेता कैसे है, वो उस सिचुएशन में पहने जाता, तो ये तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों टीमों काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, दोनों टीमों ने काफ़ी क्रिकेट आमने सामने खेली हुई है।
जो मेन बात कर रहे थे, कपिल भाई बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर, ऊपर के टॉप एक ही तरह है, मिडिल ऑर्डर, हाँ मिडिल ऑर्डर को मैं थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को दूंगा। हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो क्योंकि इन आउट होते रहे उस वहीं पे हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के उन 3-4 प्लेयरों में से, क्योंकि वो खेलते पॉजिटिव क्रिकेट है, एग्रेसिव है, उनमें से हमें एक आधा प्लेयर चाहिए कि जो अपनी इनिंग को खेले और वो गेम चेंज कर सकते हैं वो प्लेयर। बाकी ये है कि प्रेशर हैंडल करने वाला होना चाहिए। बड़े मैचेस होते हैं पाकिस्तान इंडिया का, तो मैच जब भी होते हैं प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करते हो ये प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो उस प्रेशर को उस दिन अच्छा हैंडल करता है वो अच्छा परफॉर्मर होता है। अच्छा, मैं इंडियन पैनल से एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़ाहिर है विराट कोहली इंडिया के सुपर एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी विराट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पॉपुलर। आई मीन ही इज लिटरली लव, परहैप्स मेरे ख्याल से पहला कोई इंडियन प्लेयर जिसको सही मानों में इतना पॉपुलर हो। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस में 94 रन बना लिए हैं। मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था कि 120 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो, 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं। ये वो फ्री फ्लोइंग विराट हमको अब तक नजर नहीं आए हैं। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि विराट इज बैक इन हिज फॉर्म, अपनी फॉर्म उनकी जो काफ़ी अरसे से वो शायद मिसिंग थी, आपने उस विराट कोहली लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? क्या आपको लगता है कि खतरे की घंटियां बजा चुके हैं वो बाकी ऑपोजिशन के लिए, या अभी भी ये वाला विराट नहीं है जो शायद आज से 2-3 साल पहले परफॉर्म करता नजर आ रहा था? बिल्कुल, अभी तक तो वैसी क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन क्या है कि बड़ा प्लेयर वही होता है, एक परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो बाउंस बैक करता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो आज से 2 साल पहले का विराट था अभी तक वो टच नहीं देखा है। उम्मीद करते हैं यहाँ से लेके वर्ल्ड कप तक ये प्लेयर, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और इनको फॉर्म में आते हुए ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसीलिए बड़ा प्लेयर बड़ा होता है कि वो फॉर्म में कब कितनी जल्दी वापस आ सकता है। अजहर भाई, नहीं देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े महान प्लेयर है कि उनके एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा है। विराट कोहली अगर 50-60 भी अगर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं विराट कोहली ने रन नहीं किया, क्योंकि आप उतने लोग तो आदि हुए कि विराट कोहली का हर बार 100 करे, 150, 200। तो यहाँ पे यही प्रेशर तो डेफिनेटली विराट कोहली के ऊपर डेफिनेट प्रेशर तो है, ज़रूर है कि उन्होंने, जैसा कपिल पाजी ने कहा 2 साल पहले जैसी बैटिंग करती वो आज देखने में नहीं आई। बट लेकिन देखिए, बैट्समैन के जो होते हैं ना चेंजेस होते हैं, जो पहले आप मैं जैसा फॉर एग्जांपल मैं जब स्टार्टिंग किया टेस्ट मैच, उसके बाद में मेरी बैटिंग में बहुत काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके बैटिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए। बट लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के साथ जो पहले मैच में 29 या 30 रन किए, वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ही खेले। मेरे ख्याल में उनका थोड़ा तो कॉन्फिडेंट आया होगा। बट लेकिन हांगकॉन्ग में भी खेले 59 के, बट लेकिन हांगकॉन्ग की इतनी बॉलिंग देखिए आप उतनी वो नहीं थी, क्योंकि आप ठीक है, बट रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी टीम के साथ। बट लेकिन जब वो पाए के प्लेयर होते हैं उनके लिए तो हांगकॉन्ग में शायद मेरे ख्याल में अगर एकदम प्राइम फॉर्म रहते तो शायद 100 भी कर सकते थे। बट लेकिन ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर है, विराट कोहली के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जब बड़ा मैच आता है तो अच्छा खेलेंगे, उम्मीद यही है जैसा कपिल पाजी ने कहा। बिल्कुल। अच्छा आदिल, आपने विराट कोहली की बात की तो फिर बाबर आजम का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, और ऐसे में बाबर आजम कप्तान के तौर पर दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर बाबर आजम पर। अभी तक लाला शाहिद भाई कह चुके हैं कि साहब एडवांटेज ऑलराउंडर इंडिया के पास है, एडवांटेज मिडिल ऑर्डर इंडिया के पास है। अगर कप्तानी के तौर पर मैं बात करूं, शाहिद भाई, लाला, एडवांटेज कप्तान किसके पास, इंडिया या पाकिस्तान? देखें, अभी जो बात कर रहे थे तकरीबन, क्योंकि विराट मुझे पसंद है, मैं खेलते हुए उसको एंजॉय करता हूँ उसकी बैटिंग को, लेकिन तकरीबन समझें कि 1000 दिन ऑलमोस्ट हो गए कि उसने कोई ऐसा, आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, बड़ा शाकरा नहीं मारा। तो वो और जो बाबर आजम की बात कर रही हैं आप, देखें बाबर आजम जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट, हमारी टीम में, पाकिस्तान टीम में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने नहीं देखा जो बाबर की परफॉर्मेंसेस है। बाबर भी बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबर आजम जो है वो टीम को बड़े अच्छे तरीके से लीड करते हुए लेके जा रहा है। लास्ट परफॉर्मेंस के बाद टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और मैं समझता हूं कि आज का जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ये बहुत ही मज़ा आएगा। जिस तरह पहला मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है, ये मैच भी बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन इसको 2-0 ना करें, इसको 1-1 कर लें ताकि फाइनल में फिर दोबारा एक दफ़ा मुलाकात हो आप लोगों से। रोमाना, जो पहली बार चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि बाबर आजम अपनी कप्तानी में प्रेशर में, भाई हम मिल सकते हैं फाइनल में, 2-0 करके भी मिल सकते हैं फाइनल में, 1-1 करके जरा हिसाब किताब इजी हो जाएगा। के ऊपर ही दरअसल मैं बात करना चाह रही हूँ कि कप्तानी में एक तरफ बाबर आजम और दूसरी
ना 2-0 हमें सूट करता है ना, और 2-0 में लय बनने में आसानी रहेगी। हम पड़ोसी जरा आपका इतना कप्तानी ख्याल की रख रहे हैं, अगर आप भी बात की जाए तो पड़ोसी, आप भी ख्याल रखें ना। कप्तानी किसके पास है? एक तरफ देखिए पड़ोसियों का रुमाना भरपूर ख्याल नहीं, रखना हम तो चाहिए। आप पहले ही सच का सामना करवा रहे हैं ना, ताकि बाद में ज्यादा अफसोस ना हो। इसीलिए तो इसीलिए पहले से ही आपको एहसास करवा रहे हैं। फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 पे जो सवेरा है वो मजा आएगा, सवेरा उसका मजा ही श्रीलंका अलग और होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। जब नहीं पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान से खेलेगा हम पूरी सपोर्ट करेंगे ताकि हम फाइनल में खेले पाकिस्तान। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में हमको सपोर्ट करेंगे। जब भी मुकाबला हो, जब पाक भारत जब भी मुकाबला होगा तो सब अपनी अपनी टीम को दोनों सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा हम भी आपको सपोर्ट कर देंगे दूसरे मैचेस के अगेंस्ट। मगर जिस तरह आप कैप्टनसी की बात कर रही थी रुमाना, कल अगर मैं आपसे बात करूं तो कल जिस तरह अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया बाबर आजम ने, उन कंडीशंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके और जिस तरह फायदा उठाया। आई नो ऑपोजिशन हांगकांग थी, हम इतना ज्यादा इस मैच में नहीं रीड कर सकते बिकॉज एक बडिंग ऑपोजिशन है, अभी टाइम है उसको आने में। बट द काइंड ऑफ बॉलिंग चेंजेस दैट बाबर इज डूइंग प्रॉम्प्टली वो बहुत जबरदस्त है। दूसरी तरफ जहां मैं बैटिंग की बात करती हूँ बाबर आजम की, एक अजीब सी केमिस्ट्री है टीम पाकिस्तान की। जिस वक्त बाबर रन कर रहे होते हैं उस वक्त सारे बैटर्स जो है वो जिम्मेदारी बाबर पे छोड़ देते हैं और खुद कुछ नहीं करते। मगर जिस वक्त बाबर नहीं रन करते उस वक्त दूसरे बैटर्स जो है वो जिम्मेदारी उठाते हैं। और कल जिस तरह रिजवान ने, खुशदिल ने, फखर जमान ने खेला, फखर जमान कमिंग बैक टू रन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और तैयार हो गए हैं वो भारत के खिलाफ खेलने के लिए। फखर की इनिंग्स तो आपको पहले भी याद होंगी भारत के अगेंस्ट। अब हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह। पाक भारत दंगल के हवाले से बातचीत चल रही है, सो चलें जी दोबारा से ज्वाइन करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट बिफोर दिस ब्रेक। अजहर भाई, अगर आपको याद हो 2016 में यूनुस खान को आपने कुछ मशवरा दिया था और उसके बाद जाके यूनुस खान ने डबल सेंचुरी ओवल में जो है वो स्कोर कर ली थी। ये यूनुस खान का कहना था जी, अजहरुद्दीन ने मुझे कुछ मशवरे दिए थे। बाबर को भी आपने बैटिंग करते हुए देखा होगा। अभी बाबर इस वक्त T20 में भी नंबर 1 है, ODI में भी नंबर 1 है, टेस्ट में नंबर 3 है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अगर कोई एडवाइस आप देना चाहें बाबर आजम, अगर आपका ये प्रोग्राम ये देख रहे हो तो क्या एडवाइस आप उनको देंगे? देखिए, मैं उनको यहाँ पे कोई एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि अगर इतने बड़े फॉर्म में उन्होंने इतना कंसिस्टेंसी ओवर लास्ट 2-3 साल से कर रहे हैं, अगर 1-2 मैच में अगर फेल हो जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको कोई एडवाइस दी जाए या उनको कुछ कहा जाए, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत होगा कि मैं कुछ उनको एडवाइस दूँ। भाई वो अच्छे प्लेयर है, अच्छा प्लेयर भी 1-2 मैच 3 मैच में फेल होता है। ऐसा नहीं कि अगर 2 मैच में अगर फेल हो जाएंगे तो एकदम वो ख़राब प्लेयर होता है। मैं उनको कोई एडवाइस नहीं दूंगा। जो जैसा वो खेल रहे, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। हम लोग एज ए क्रिकेटर मैं भी उनकी बैटिंग पसंद करता हूँ। बट लेकिन देखिए, ये 2 मैच में जब उन्होंने जल्दी आउट हुआ तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है। जितना भी बड़े प्लेयर हो जाएं, आप कोई भी बैट्समैन हो जाओ या बॉलर भी हो, अगर आप विकेट नहीं मिलते, बैटिंग नहीं होती है, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है। स्पेशली जब आप खेल रहे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वहाँ पे प्लेट के ऊपर प्रेशर ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उनको प्रेशर होगा, अगर वो फ्री खेलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि उतना प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं उनको इस टाइम पे तो कुछ एडवाइस दे नहीं सकता। सही, मैच के बाद जो बात वो कर रहे हैं बाबर आजम को नहीं, देखिए बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर को ज़्यादा करनी। हाँ, अगर 6-7 इनिंग हो तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ है, स्टांस चेंज हुआ या खेलने का तरीका हुआ। 1-2 मैचेस में रन नहीं हुए तो हमें कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। उनको अपना नॉर्मल गेम खेलना चाहिए और रन बनेंगे। बड़ा प्लेयर यही होता है कि मौके का इंतज़ार करता है और 10-12-15 गेंदें बल्ले पे लगती है तो वो फॉर्म में आ जाते हैं। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। विराट के लिए भी यही कहूँगा, रोहित के लिए भी। आप समय लीजिए, आपके पास बहुत शॉट्स है और आप किसी टाइम भी अपना रन रेट ऊपर लेके जा सकते हैं, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। भाजी, शाहिद भाई, मैं आपसे भी एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए बाबर आजम और रोहित शर्मा को वो है टॉस की, क्योंकि अभी भी दुबई में अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें वर्ल्ड T20 का या अभी का भी हम मुकाबला देख लें तो जो टॉस जीतता है वो अमूमन चेस करता है और जो चेस करता है उसके पास बहुत डेफिनेट एडवांटेज होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं है। आपको ये लग रहा है कि चाहे जितने भी अच्छी टीमें खेली हो, आमने सामने बराबर की टक्कर हो, लेकिन टॉस अभी भी दुबई के पिचेस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस मैच में? देखें, अगर बॉल नहीं गीला हो रहा लेटर ऑन सेकंड इनिंग में
तो इट्स फाइन। देन फिर आप हमेशा पॉजिटिव कॉल किया है, बैटिंग फर्स्ट होती है, आप कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल लगाओ बोर्ड पे, एंड देन फिर आप उस हिसाब से, इसलिए सेकंड इनिंग में फिर उस टोटल को डिफेंड करना भी या स्कोर करना भी इतना आसान नहीं होता। प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर जब बैक टू बैक 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया, मैं नहीं समझता कि जब तक बॉल ना गीला हो रहा, तो मैं नहीं समझता कि टॉस जो है वो डिसाइडर होता है। अभी जो पिछले मैचेस भी हुए इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, में कुछ गलतियां हुई हैं बॉलिंग साइड से कि जिसमें कोई कैमियो खेल गया या कुछ हुआ है। इवन इफ यू लुक एट द पाकिस्तान गेम, परहैप्स वन में आर्ग्यू कि अगर नसीम पूरी तौर से फिट होते हैं, उनके वो क्रैम्प्स का इशू ना होता, तो ये मैच और, बिकॉज इंडिया ने थर्ड लास्ट गेंद में गेम खत्म किया, ये और क्लोज जा सकता था, या मे बी पाकिस्तान कुड हैव वन। तो ऐसा लग रहा है इस बार के टॉस का इतना इम्पैक्ट शायद ना है। सवेरा आप तो बल्कि मैदान में भी मौजूद होती हैं, इस बार तो ड्यू फैक्टर भी मैच जल्दी शुरू होने की वजह से, अगस्त में होने की वजह से क्रिकेट सितंबर में इतना नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जनरली वो जो ड्यू, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में सफर किया था ड्यू की वजह से, वो ड्यू फैक्टर नहीं है इस दफा उस तरीके से। और पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें तो बिल्कुल वो छोटी छोटी गलतियां थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाई थी। आपके पास अभी रीसेंट एग्जांपल है, जिस तरह बांग्लादेश श्रीलंका ने खेला, बांग्लादेश के बॉलर्स की गलती थी आखिर में, वो नो बॉल और उस पे फ्री हिट, और वो उस गलती की वजह से उनके हाथ से वो मैच खिंचता चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि विन द टॉस विन द मैच इज द सिचुएशन दिस टाइम अराउंड। मगर आई थिंक एक ही चीज़ कहूँगा यहाँ पर, ये नहीं है कि जो टीम, जो इन्होंने बोला है, छोटी छोटी गलतियों से ही तो टीम हारती है। ये देखना है कि कौन सी टीम कम गलतियाँ करती है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक हद तक टॉस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर टॉस के सहारे आप कहो कि टॉस हार गया और आपके कंधे गिर जाए, तो वो गलत है। आपकी थिंकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए। टॉस जीतो या ना जीतो, मैच जीतना है दोनों टीमों के लिए। पर अजहर भाई, आपके टाइम पे ये गोल्डन रूल होता था कि इफ यू विन द टॉस बैट फर्स्ट, इफ यू हैव अ डाउट देन आल्सो बैट फर्स्ट। लेकिन अब टीमें चेस करना पसंद कर रही है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में टीमें चेस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब कंडीशंस, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब उनके जहन में आ रहा है और अब टीमें सिर्फ चेस करना चाहती हैं। बिल्कुल, देखिए इसलिए हो रहा है कि जब खेलते थे वो टाइम पे जहाँ पे विकेट में थोड़ा बाउंस भी होता था, बॉल स्विंग भी होता था, तो इस हिसाब से टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता वहाँ पे, क्योंकि बाद वक्त ड्यू होता था, ड्यू फैक्टर भी होता था, और वक्त थोड़ी ग्रीन विकेट भी होती थी। आजकल अगर आप मैचेस देखें तो विकेट तो ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं। अगर आप T20 विकेट में अगर थोड़ी सी भी घास देंगे तो प्लेयर्स कंप्लेंट करना शुरू हो जाते हैं, और क्राउड भी, जो लोग देखने आते हैं वो देखते हैं कि वो बड़ा स्कोर देखना चाहते हैं। तो मैंने समझता हूँ कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा टॉस में, क्योंकि विकेटें बहुत फ्लैट है। जैसे विकेट सुबह खेलती, मेरे ख्याल में जब सेकंड बैटिंग है चाहे थोड़ी स्लो हो जाए, बट उतना डिफरेंस नहीं है। तो जैसा टॉस में मैंने समझता हूँ कि उतना डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ड्यू तो हो रहा ही नहीं, कोई ड्यू है ही नहीं ग्राउंड पे। तो शाहिद भाई, कल अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो आपको लगा है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा? मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं बाबर को कॉल करके पूछ के फिर देन आपको बताता हूँ। ऑलराइट, डिस्कशन काफी इस वक्त मजेदार मोड में दाखिल हो चुका है। हमारी कंबाइंड ट्रांसमिशन समा टीवी की चल रही है विद एबीपी टीवी इन इंडिया, और लाला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अजहरुद्दीन और कपिल देव इंडिया में मौजूद हैं। डिस्कशन को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद भी। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग एशिया का बादशाह। वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह। समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी टीवी का पैनल भी, जहां पे कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद हैं, और यहां पे हमारे पास स्टूडियोज में साथ बैठे हुए हैं शाहिद खान आफरीदी। अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट बिफोर दिस ब्रेक। कपिल जी ने ये बात की कि कब गलतियां करती हैं टीम और कौन सी गलतियां कब होती हैं। मेरा ख्याल से जब पाक भारत का मैच होता है कपिल जी, तो शायद प्रेशर, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो प्रेशर होता है कि प्रेशर सिचुएशन में कौन सी टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है और वो बाजी ले जाती है। आई थिंक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप प्रेशर के ऊपर मत जाइए, आप गेम के ऊपर आ जाइए। देखिए, जो कल होना है उसका प्रेशर मत, उस मोमेंट में 150 के ऊपर कोई गेम कर रहा है और आप प्रेशर ले रहे हो, नहीं, आपका अभ्यास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें गौर होना चाहिए। मैं मानता हूँ हम बात करते हैं प्रेशर है, लेकिन जब मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ मेरे को कोई उस समय ये सोच में नहीं होता
कि मेरा प्रेशर है मेरे ऊपर, उस समय अगर आप प्रेशर का सोचोगे तो कभी रन नहीं बनने वाले। जब आप बॉलिंग करने जा रहे हो आपका एक ही काम है कि मेरे को आउट कैसे करना है, ये नहीं कि लोग गालियां देंगे या नहीं देंगे। ये अक्सर प्रेशर को प्लेजर में चेंज कर दोगे तो गेम में बहुत मजा आएगा। यही तो हुनर है। और अब जल्दी से उन दो खिलाड़ियों के नाम सभी खास मेहमानों से जानेंगे जो अपनी टीम के लिए एक्सपेक्टर बन सकते हैं, जो दूसरी टीम के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं शाहिद भाई आपसे। आपकी तरफ से 2 नाम, एक इंडिया एक पाकिस्तानी खिलाड़ी। मैच अच्छा, मेरी टीम की तरफ से 2 नाम मेरे लिए मुश्किल होंगे, इसलिए कि मेरी टीम में मैच विनर ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा नाम लेने पड़ेंगे। 2 नाम अगर आप कह ही रही हैं कि 2 नाम बताने, तो फिर मैं आपको फखर का नाम दे देता हूँ। मैंने दिल बड़ा दिखा दिया, मैं बाबर तो का नाम दूं, मैं आपको रिजवान का नाम दूं, मैं आपको मैं आपको नसीम शाह का नाम दूं, शादाब का नाम दूं, तो मेरे पास नाम थोड़े से ज्यादा हैं, सॉरी। और अगर इंडिया की बात की जाए, देखिए जी, इंडिया की अगर यंग है, पिछली बार क्रैम्प से भी जूझ रहे थे, नर्वसनेस भी बहुत दिख रही थी। मैं आप बताइए हमारा कौन सा खिलाड़ी जिससे डर लग रहा है पाकिस्तान को? आपकी टीम बहुत फिट थी, फिटनेस की वजह से लास्ट मैच जीत गए। अगर इंडिया के प्लेयरों की बात करूं तो देखें, रोहित के ऊपर एक इनिंग ड्यू है, रोहित के ऊपर रन्स ज़रूरी हैं, कप्तान भी हैं, वो एक प्लेयर ऐसा है। दूसरा जडेजा को मैं कहता, लेकिन जडेजा नहीं है, तो पांडे तो वैसे भी हैं, तो रोहित एंड जडेजा, सॉरी पांडे, इनके साथ हूँ मैं। चलिए, रोहित और हार्दिक पांड्या, और पाकिस्तान के आप किसी एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी का नाम ही नहीं ले पाए। मैं समझ रही हूँ कितनी प्रॉब्लम में है इस नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास नाम बहुत ज्यादा है, परफॉर्मर्स मेरे पास परफॉर्मर्स बहुत ज्यादा है। टोटली स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, हमारे पास इतनी चॉइसेस है। मैसेज चला गया, कोई बात नहीं। अब अजहर भाई को सुन लीजिए ना। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इंडियन टीम में एवरीबॉडी इज परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे, हमने पहले के जो 3 प्लेयर है, दोनों टीम में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। जहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर जो इंडिया का है वो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, वहाँ पे पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, नो डाउट दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जो, अगर आप इसलिए नाम पूछ रहे हैं तो मैं नाम बता रहा हूँ, बट नहीं तो मैं ऑल इंडियन में हर एक आदमी कभी भी कोई मैच जीत सकता है, क्योंकि मैं समझूंगा रोहित शर्मा तो मेरे लिए तो बहुत नंबर 1 प्लेयर है, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम के 2 खिलाड़ी जिन पर आपकी नजर रहेगी? 2 खिलाड़ी बहुत अहम खिलाड़ी है, अगर वो स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान लंबा स्कोर कर सकता है, वो है बाबर आजम और रिजवान। मतलब दोनों बल्लेबाज, दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, और बॉलिंग में नसीम शाह है। अगर आपने अपनी टीम के 3 नाम बताए, हमारे 2 बताए, ये तो ना इंसाफ नहीं नसीम शाह ने बोल दिया तीसरा। 3 नसीम शाह बोला मैं, नसीम शाह 3 नसीम शाह 3rd नाम नसीम शाह बोला हूँ मैं। दोनों ओपनर का कहता हूँ क्योंकि उनकी बैकबोन है। अगर दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होता है तो प्रेशर उनकी टीम पे आता है, तो उनके दोनों इम्पॉर्टेंट बैट्समैन हैं। और शायद मैं अगर थोड़ा चेंज करूं, मैं इस पर के राहुल और भुवनेश्वर के ऊपर जाऊंगा। अच्छा, हाँ, चेंज होना चाहिए। आप वो बड़े प्लेयर को बढ़ाए, बाकी प्लेयर भी मैच विनिंग है। क्या बात है, शानदार, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, मैं 2 नाम जरूर लिया, रिजवान और बाबर आजम का। अगर उनको मेरे ख्याल में, अगर दोनों एकदम नंबर 1 प्लेयर्स है, तो शायद मेरे ख्याल में फखर जमान को ओपनिंग कराना चाहिए। एक लेफ्ट राइट अगर बैटिंग हुई तो शायद उनको एडवांटेज। चलिए सवेरा से भी जान लेते हैं उनकी चॉइस। और सवेरा, ये फखर जमान वाला बतौर ओपनर, जी बिल्कुल फखर जमान, मैं भी ये चाहूंगी कि फखर जो है वो रिजवान के साथ ओपन करें और बाबर 1 डाउन आए, बिकॉज जो हम मिडिल ऑर्डर में भी बात करते हैं, जरा थोड़ी सी वहां पे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि डीप खेल सकेंगे बाबर वहां, और मिडिल ऑर्डर के साथ सपोर्ट कर सकेंगे, साथ में खेल सकेंगे। मगर जहां प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सबने बैटर्स की बात की है पाकिस्तान की तरफ से। आई वुड से मोहम्मद नवाज, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड भी इंडिया के बैटर्स को मोहम्मद नवाज ने बहुत ट्रबल किया था, तो उनकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी इंडिया के बैटर्स को। तो नसीम शाह एंड मोहम्मद नवाज फॉर मी वुड बी मैच विनर्स, क्योंकि कहा यही जाता है कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं, मगर जो अच्छे बॉलर्स होते हैं जिस टीम में, वो इवेंट जीतती हैं। अच्छा, मैं अगर इंडिया के रुमाना में अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ सकूं कि अब जब रविंद्र जडेजा जब नहीं खेल रहे होंगे, सो इंडिया क्या ऋषभ पंत को अब ट्राई करने वाला है? क्या उनको टीम में जगह मिलेगी? विल यू गो? क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, इवन दो पंत इज नॉट एन ऑलराउंडर, तो इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या बनता आ रहा है? बिकॉज ये बात तो आई थिंक सब मानते हैं कि जडेजा को नंबर 4 पे भेज के पाकिस्तान को जरा हैरान जरूर किया, थोड़ी सी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हिलाई जरूर थी।
इंडिया के पास अब क्या ऑल्टरनेट नजर आ रहा है जो आप लोग समझते हैं, अजहर भाई और कपिल साहब क्या समझते हैं कि अब कौन उनकी जगह आएगा टीम में? बिल्कुल, पाजी से जवाब लेते हैं। मैं लाला की तरह जाता हूँ, फ़ोन करूँगा और फिर जानूंगा कि किसको खिलाना चाहिए। क्या सिचुएशन, बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सी टीम बनेगी। सो कभी कभी हमें ये होता है कि टीमों पे छोड़ दें और मैच वाले दिन हम बात कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो अक्षर पटेल के तौर पर टीम में ऐड किया गया है अजहर भाई, लेकिन क्वालिटी क्या वो दे पाएंगे अक्षर? देखिए, जो फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ जो टीम इंडियन टीम खेली, वहाँ पे कार्तिक की जगह पंत को, मैं अगर कैप्टन हूँ तो पंत को खिला था, वहाँ पे पंत होना चाहिए और जडेजा की जगह या अक्षर पटेल या अश्विन चाहिए। लेकिन जीएस विवेक क्या अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसके खिलाफ इतनी तब्दीलियां होंगी या सिर्फ एक बदलाव? ये फोर्स चेंज है, रविंद्र जडेजा का फोर्स चेंज है और ऑप्शन इंडिया के पास अब कॉम्बिनेशन का है रोमाना। हाँ। फर्क ये है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आ गया है अक्षर पटेल, ताकि आपका सारा कॉम्बिनेशन वैसा करें। दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत के ऊपर इसलिए चुना गया है क्योंकि वो फिनिशर का रोल अभा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के लिए पहले से इनके पास सूर्य कुमार यादव हैं जो खेलेंगे और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर खेलेंगे। फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को रखा गया, लेकिन अब अगर दिनेश कार्तिक को अगर आप हटाएंगे, ऋषभ पंत को अगर आप रखेंगे, तो फिर उनके रोल्स अलग हो जाएंगे। फिर हार्दिक पांड्या को और नीचे जाके फिनिशर का रोल निभाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ वो चेंज करेंगे। मेरे ख्याल से लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि अक्षर पटेल हाल ही में जो है काफी मैच जिता चुके हैं अपने बैटिंग और बॉलिंग पे, और दुबई के पिच पे खासतौर पर लाइन टू लाइन विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं। पाकिस्तान के पास भी ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो ज्यादा टर्न नहीं कराते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं। तो मेरे ख्याल से एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इंडियन टीम और उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। बिल्कुल। और शाहिद भाई, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, आपको क्या सही लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए। प्लान डेफिनेटली कप्तान का अपना एक प्लान होता है, वो अपने एक माइंड के साथ जाता है, कॉम्बिनेशन देखता है और मेरे ख्याल में टीमें खेलें, आ जाएं, फिर पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हुई क्या नहीं हुई। तो ये मैच के बाद इसको ज़्यादा क्लियर करके डिस्कस कर लेते हैं। सो बहरहाल ये तो आई थिंक रविंद्र जडेजा वाला जो मैटर है, बिकॉज ज़ाहिर है ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल पाकिस्तान का जो पिछला मैच हुआ था उसमें, ज़ाहिर है। However, let's talk about the absence of जो उनके आपके मेन जसप्रीत बुमराह की भी एब्सेंस थी, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की भी ज़ाहिर एब्सेंस रही। हम ज़ाहिर बॉलिंग पे तो हाँ, बल्कि क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल में और ज़रा इंडिया और मैं लाला से भी फिर ये पूछूंगा, इस टूर्नामेंट में एक और तीसरी टीम भी है जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है और वो है अफगानिस्तान की टीम। हम तो जानते थे जी ये स्पिनर्स पे एक टीम है, लेकिन जिस तरह उमर गुल वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी टीम एक्शन में, बल्लेबाज भी उनको देखें बड़ा अग्रेसिव। इट्स अ टीम विच इट लुक्स लाइक इट्स क्रिएटेड फॉर T20 क्रिकेट। सो क्या हम ये सोच सकते हैं, मैं पहले तो इंडिया से पूछ सकता हूँ, वहाँ पूछना चाहूँगा, जसारत करूँगा कि क्या अफगानिस्तान को फाइनल खेलते हुए नजर आ रही है आपको? अफगानिस्तान की टीम उस लेवल पे पहुँच गई है कि वो फाइनल खेल सकती है इस टूर्नामेंट में? देखिए, इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आप कोई प्रेडिक्शन आप जितना भी प्रेडिक्ट करेंगे शायद आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो सकता है। बट लेकिन अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छी टीम है और उन्होंने इससे पहले भी बताया है कि उनके पास अच्छे बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी है, जो क्योंकि अच्छी अफगानिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन। तो मैं समझता हूँ जो टीम जब कुछ गेन करने के ज़्यादा है तो वो अच्छा खेल सकती है। जी बिल्कुल सही। और ये है कि अफ़गानिस्तान को सब कुछ गेन ही गेन है ना, और मज़ा आएगा देख के, क्योंकि उनका फेयरलेस क्रिकेट है। अगर यही 50 ओवर मैच होता तो मैं कहता था कोई चांस नहीं है। जब आप 20 ओवर का मैच कर देते और 10 ओवर का मैच कर दोगे, अफ़गानिस्तान 1 अप, क्योंकि उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि छोटा मैच में आपको बल्लेबाजी इतनी लंबी नहीं चाहिए, उनके गेंदबाज बहुत बढ़िया है। लाला देखिए, जी रुमाना, अब जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, सबसे मेन चीज़ जो उनकी है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो रिजल्ट की परवाह नहीं करते। और जिस एरिया में मुझे वो थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे थे इस एशिया कप के अंदर, वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, जिसकी वजह से वो लास्ट काफ़ी सीरीज़ में जो मैं उनको देख रहा था स्ट्रगल कर रहे थे। अब उनके पास फास्ट बॉलिंग विद स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है और बैट्समैन सारे उनके माशाल्लाह से मैं तो बूम बूम था, वो दूम दूम है सारे।
बहुत सारे आफरीदी हैं वहाँ। चलिए बिल्कुल शो के आखिरी हिस्से में हम आ गए और जल्दी से अब बारी है आंकड़े की। वो विनिंग टोटल क्या लग रहा है आप लोगों को? अगर मुकाबला मजेदार होना है तो फिर टोटल कितना लगना चाहिए स्कोर बोर्ड पर? शुरुआत करते हैं शाहिद भाई आपसे। होना चाहिए स्कोर अच्छा, मजा आएगा। 170 डिफेंडेबल। 170 चला जाएगा कपिल बाजी? आई थिंक 170 मोस्टली 60% विनिंग टोटल बन जाता है। जैसी पिचेस देखिए थोड़ा स्लो है, और अगर 190 चला गया तो आप कह सकते हैं वन साइडेड मैच है। बट 160 इज़ अ वेरी 50-50 मैच दोनों टीमों को देखते हुए, कि अगर 155-160 होता है तो दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार हैं। अजहर भाई, शाहिद भाई कह रहे हैं 170 डिफेंडेबल, कपिल बाजी कह रहे हैं 160 चेसेबल, आप 180 डिफेंडेबल चेसेबल। बहुत सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 ओवर में अभी तक रन आ नहीं रहे। अजहर भाई, शुरू के 6 ओवरों में रन आ नहीं रहे। 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के। वही तो कह रहा हूँ। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के लिए अगर आप पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो तो भारत की बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है हमेशा देखा जाएगा। लेकिन शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी, दोनों के बल्लेबाजों के बीच में ये टक्कर है। और इसीलिए जितने भी जो गेस्ट हैं हमारे, आप सब ये कह रहे हैं कि पहले के 6 ओवर काफ़ी क्रूशियल है, कि अगर उनके गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया तो हम स्ट्रगल करेंगे, हमारे गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी। रोमाना, बिल्कुल। आपका असेसमेंट विवेक? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, हम एक चीज़ को भूल रहे हैं और वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार काफ़ी क्रूशियल है। अभी तक हमने ये देखा है पिचेस को कि ऊपर से जो बॉल है वो थोड़ा स्विंग मिला है। भले ही पेस भारतीय गेंदबाजों के पास ना हो, लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट डिलीवरी है उससे हमें विकेटें मिली हैं पहले मैच में। लेकिन ऊपर का बॉल, नया बॉल, मेरे ख्याल से भारत ने बहुत अच्छा किया और वो बहुत ज़्यादा किया होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे पाकिस्तान के। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं भुवनेश्वर कुमार को हम भूले नहीं हैं। पाजी ने तो अपने जो एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ियों के नाम गिनाए थे उसमें राहुल और भुवी पर ही दाव लगाया है। जल्दी से सवेरा, आप क्या असेस कर रही हैं एक मजेदार शानदार मुकाबले के लिए? कितना स्कोर? मैं भी 160 प्लस के स्कोर से जाऊंगी कि 160 प्लस अराउंड स्कोर होना चाहिए, जिसपे बहुत अच्छा मुकाबला होगा। बिकॉज वाकई अगर 180 190 हो गया तो वो फिर एक वन साइडेड अफेयर हो जाएगा। और जहां विवेक ने बात की कि बैटिंग की बात है, नहीं, इट इज बैटिंग बॉलिंग। अगर पावर प्ले में 2 विकेट निकालने में हमारे बॉलर्स कामयाब हो जाते हैं तो हम रोकने में आसानी होगी। और क्योंकि T20 ऐसा गेम है, इतना तेज गेम है कि विकेट्स ही लेंगे तो काम बनेगा, रन्स नहीं रोके जा सकते। और इसमें जो ज़ाहिर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर फ़खर जमान पिछले मैच में फ़खर अगर कैच पकड़ लेते कोहली का, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जी कपिल साहब फरमाइए, आप फरमाइए। नहीं, लेट्स से अगर मगर में हमें जाना नहीं चाहिए, पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर पिच अच्छी होगी तो आपका टारगेट है। अगर पिच अच्छी होगी 180 भी बन सकते हैं। अगर थोड़ी सी पिच स्लो हुई तो 155 बनने भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए हम जो मर्जी चर्चा करें, कल पिच का माहौल देखते हुए ही आपको एसेस हो सकता है कितनी टीम कितने रन बना सकते हैं। भाई मैं मौजूद हूँ तो मैं कपिल सर को ये बताती चलूं, क्योंकि आज शारजा में मैच हो रहा है तो कंप्लीट टाइम मिला है विकेट बनाने के लिए कल के मैच के लिए, क्योंकि कल बड़ा मैच है। एशिया कप भी जानता है कि पाक भारत मुकाबला जो है वो सबसे बड़ा मुकाबला होता है। पिछला जो हमने मैच खेला था वो हमने एक पुरानी विकेट पे खेला था, इसलिए रन भी ज्यादा नहीं आए थे। अब एक फ्रेश विकेट मिलेगी हमें कल, जिसपे पाक भारत मुकाबला होगा, क्योंकि आज शारजा में मैच हो रहा है, दुबई में पूरा दिन मिल रहा है क्यूरेटर्स को पिच बनाने के लिए। तो वी विल एक्सपेक्ट अ वेरी गुड ट्रैक। कोई नहीं, आप ख्वाब देख लीजिए। जब तक मुकाबले का नतीजा नहीं आ जाता तब तक आप ये हसीन ख्वाब देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एशिया कप में 5वीं बार लगातार पाकिस्तान को पीटने के लिए उतरने के लिए तैयार हिंदुस्तान की टीम। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर रहेगी लगातार जारी। हमारी तरफ से भी आपको बहुत हम शुक्रिया करेंगे। एंड चेक आउट द कॉन्फिडेंस एंड कम ऑन, पीटने और छठी बात ये इनका खासा है जाहिर है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तान टीम नेचुरली इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे लाला, जाहिर है इस सब चीज़ों का कतई नज़र से थोड़ी देर बाद इस मैच का आगाज़ होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस कुछ आखिर में नज़र आ गया आपको? बिकॉज
या तो ऐसा हो ना कि इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले मैच में हांगकांग की तरह हरा दिया हो, 30-40 रन का मार्जिन हो, 50 रन का मार्जिन हो, तो हम मान जाएं वो एक बाल के बराबर विनिंग मार्जिन था और उस पर इतना कॉन्फिडेंस। खैर मुझे ये वाली ज़बान समझ नहीं आती, पीटना पाटना और ये बना, लेकिन आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा मैच हो। पाकिस्तान की एफर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, सारे लड़के जान मार रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हैं पास्ट में और अभी भी इस सीरीज़ में भी, और एज अ टीम एज अ यूनिट खेलेंगे, अगेंस्ट किसी भी टीम खेलेंगे एज अ यूनिट खेलेंगे, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस सारों की अच्छी होगी। लाला अब हम हमारा फोकस अब पाकिस्तान टीम पे अब हम करते हैं, बिकॉज यार इंडिया वाला जो हमारा डिस्कशन था उसको अब ज़ाहिर है, थैंक यू सो मच, मज़ेदार डिस्कशन हुआ, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। हमारी पूरी कोशिश थी कि कोई सनसनी लाए बगैर, ज़ाहिर है वट एवर कम्स फ्रॉम इंडिया, वो ज़ाहिर है उनका एक असलूब है, एक ख़ास अंदाज़ है, लेकिन हम चाह यही रहे थे कि इस तरह की सनसनी के बगैर स्ट्रैटेजीज़ और इन चीज़ों पे जो है वो बात की जाए। लाला पाकिस्तान टीम के हवाले से हम बात करते हैं। 2 मैचेस आपने पाकिस्तान को खेलते हुए देख लिए, इंडिया के खिलाफ एंड देन हांगकांग के खिलाफ। हांगकांग के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि हम कोई अगर खिलाड़ी भी नए लेकर नहीं आते तो कम से कम हम ऑर्डर के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं। और जब खुशदिल छक्के मार रहे थे लाला, मुझे आपका ख्याल आ रहा है कि लाला कितने खुश होंगे। देखो मैं कहता था ये लड़का जो है ये टफ टाइम पे आके, क्योंकि उस वक्त लग ऐसा ही रहा था कि पाकिस्तान एक अंडर पार टोटल स्कोर करने जा रहा है। हाउएवर लाला एक सवाल अभी भी स्ट्रैटेजी का रह जाता है, ये बाबर और जो रिजवान की ओपनिंग जोड़ी है, मुझे लग रहा है इसको टच करने को तैयार नहीं है हमारी टीम का थिंक टैंक। इसमें पहले भी अदील आपसे बात हुई है, मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा से इस बात को कहता हुआ हूँ, आज भी कहूँगा कि आपके पास फ़खर और रिजवान या फ़खर या ऊपर फ़खर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊपर फ़खर रहेगा तो दैन इजी हो जाता है प्लान करना। अगर वो जल्दी आउट होता है तो बाबर ऐसे प्लेयर हैं जो कि सर्वाइव कर सकती हैं, टीम को आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी आउट नहीं होते फ़खर ऐसे प्लेयर हैं कि आपको 6 ओवर का जो हमें फ़ायदा उठाना है वो उठा के दे सकता पाकिस्तान टीम को, और वो मैच को 1 साइडेड कर सकता है, वो केपेबल है। तो इसको इस तरह देखना चाहिए। बाकी खुशदिल की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छा खेला है। हमारे पास ये जो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, हमारे बैट्समैनों की कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको तकरीबन कम से कम ओवर दे ही जाए ताकि ये अपने गेम को लेके चलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर ज़्यादा ओवर भी मिल जाए तो ऐसे प्लेयर भी हैं ये, इनको मैंने देखा है पहले कि ये सर्वाइव करते हैं, सिंगल डबल नीचे बाउंड्रीज भी लगाते हैं, और जब खुल के लंबी शॉटें मारनी होती थी, बड़ी शॉटें, वो बड़ी शॉटें भी खेलते हैं। सवेरा कुछ ऐड करना चाहें आप, बिकॉज़ फिर मैं लाला से नेक्स्ट सवाल पूछूंगी। हांगकांग के खिलाफ तो चले 17th ओवर था जब खुशदिल को मौका मिला आने का, मगर गॉड फॉरबिड अगर जो जिस तरह पिछली दफा इंडिया के मैच में हुआ, हमने इफ्तिखार को पहले भेजा, आपको लगता है अभी भी हमें खुशदिल पे ट्रस्ट शो करना चाहिए और खुशदिल को ही भेजना चाहिए 4थे नंबर पे? नहीं, इफ्तिखार ऐसे बैट्समैन हैं कि जो जितनी भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखने को मिली हैं उसके अंदर वो लड़का स्ट्राइक रोटेट करता है, टाइम लेता है अपना। आपको सिचुएशन के हिसाब से अगर 8-9 ओवर 7 ओवर बाकी हैं तो इफ्तिखार का नंबर बनता है। हाँ, 3-4 ओवर तक फिर इफ्तिखार की ज़रूरत नहीं है, देन आपको खुशदिल चाहिए वहाँ पे, इसलिए कि खुशदिल जो है वो एग्रेसिव खेलता है, उसके हाथ में जान है, उसकी बाउंड्रीज तगड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको इस तरीके से देखा जाए तो बेहतर है। लाला फिर आसिफ अली के रोल की फिर बात आ जाती है ना कि अगर कि आसिफ अली भी है आपके पास, खुशदिल भी है आपके पास, ये दोनों ने देखिए, खुशदिल जो आपको एक एडवांटेज देता है वो कि खुशदिल में बॉलिंग कराने की एबिलिटी, और हमें पता है, हमने PSL में देखा है कि खुशदिल कोई आम ऐसी बॉलर नहीं है कि चलो 1 ओवर फिकवा लो, वो आपको पूरा स्पेल भी करवा के दे सकता है, वो आपको विकेट भी ले करवा के दे सकता है। उस पर जो एक डिस्कशन आ रहा है लाला, नाउ एक लड़का और भी नौजवान हमारे पास बड़ा हार्ड हिटिंग और पावरफुल लड़का है, हैदर अली उसका नाम है। अगर आप आसिफ का रोल जो है वो हम खुशदिल को देना चाह रहे हैं, या अगर ऊपर खिलाना है, जल्दी विकेट गिरनी है, इफ्तिखार को भेजना चाह रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि आसिफ की जगह हम हैदर को खिला लें? क्योंकि आसिफ अली का रोल समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने ठीक इसको देखा है। मेरे ख्याल में आपके पास जो चॉइस बनती हैं एज अ जेन्युइन बैट्समैन, वो ये बनती है कि 3 के बाद आप 4थे नंबर पे हैदर अली को आप खिला सकते हो, ठीक है। फिर आपको नीचे आसिफ अली की जरूरत नहीं पड़ती, एंड देन फिर आपके पास इफ्तिखार और खुशदिल, नवाज, शादाब, आपकी काफी लंबी बैटिंग ऑर्डर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हैं वो, तो फिर लगने होते कोई भी मार। लेकिन ये है कि आपका जो इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है, हर किस्म की क्वालिटी वैरायटी वाले प्लेयर्स आपके पास इस टीम के अंदर हैं। वेरी नाइस जी सवेरा, ये आसिफ अली वाले, क्योंकि कल देखिए जैसी खुशदिल को जब भेजा गया, सवेरा आप भी क्योंकि ज़ाहिर है ट्विटर पे एक्टिव होती हैं, हम भी एक्टिव होते हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट चल रहे होते हैं हमारी हर चीज़ पे,
अचानक कौम में भी एक कहते हैं ना कि एक सनसनी सी फैल गई, ये खुशदिल को कहाँ से भेज दिया, ये तो आसिफ अली का नंबर था और आज तो आसिफ को छा जाना चाहिए था। आप भी उस स्कूल ऑफ थॉट किए मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसिफ अली, बल्कि वो हेलमेट में नजर भी आए थे ड्रेसिंग रूम में, अगर आपने देखा हो एक मौके पे, तो अचानक खुशदिल आया तो हम सब हैरान थे। मजे की बात ये है अदील के दोनों पैड करके बैठे हुए। हाँ, मतलब जब भी बार बार ड्रेसिंग रूम कट हो रहा था तो आपको पता नहीं चल रहा था कि अगला कौन होगा बैटर आने वाला। बट जो खुशदिल ने आके जिस तरह किया, मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ, वी शुड नॉट रीड मच इनटू दैट गेम बिकॉज वी नो द क्वालिटी ऑफ हांगकांग बॉलर्स राइट नाउ। मगर जिस तरह जो भी एक ओवर में जिस तरह बिल्कुल इधर से उधर उठा के आपने टारगेट को रख दिया, शुरू में हमें लग रहा था, मतलब हमने 14th ओवर में जाके 100 रन किए थे एंड हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि हम आखिरी 3 ओवर्स में इतने रन्स जो हैं वो लिटरली रन्स लूट लिए, और खुशदिल ने वो करके दिखाया। तो एक खुशदिल और रिजवान ने जिस तरह खेला तो वो ब्रिलियंट। मगर सबसे अच्छी चीज जो पाकिस्तान के लिए हुई कल, वो ये हुई कि फखर जमान ने अपना बैट खोलना शुरू किया है एंड आई होप कि इंडिया के खिलाफ फखर हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट, ही कैन रिपीट इट अगेन। एक बड़ी पारी फखर की तरफ से आ जाए। हाँ एब्सोल्युटली, फखर को कल हमने देखा था कि शुरू में जो उनका जो कहते हैं ना वो गो टू शॉट होता है जिसमें वो अपनी टांगों से घुमा के बॉल जो है लेग साइड पे छक्का मारते हैं, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन इवेंचुअली कल के मैच में, जो हांगकांग वाले मैच में, परसों के मैच में उनसे लगना शुरू हो गया था। बहरहाल जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच है अब से थोड़ी देर बाद। एशिया का बादशाह क्या इन दोनों टीमों में से कोई होगा, जाहिर है ये तो हमें अगले हफ्ते, अगले संडे को ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल डिस्कशन हमारा जारी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, सवेरा दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने इस डिस्कशन को जारी रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। तलाश है एशिया के बादशाह की समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। आज इस इतवार की दोपहर, बल्कि कहेंगे सुपहर, क्योंकि अब तो सपहर, बिकॉज पाक भारत दंगल अब से थोड़ी सी दूर रह गया है। 8वें दिन में 2 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। इट कुड बी 3 टाइम्स एज वेल, यू नेवर नो। ये हमें इस हफ्ते आने वाले मैचेस से पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं सुपर 4 के मरहले के इस मैच में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान अब से थोड़ी देर बाद लाला एक्शन में आने वाला। हमने बड़ी तफसील से बात की पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से और फ़खर का रोल क्या होगा, आसिफ अली, खुशदिल शाह एंड ऑल। लाला, कुछ पाकिस्तान की ज़रा बॉलिंग का भी हम जिक्र करते हैं। हांगकांग के ख़िलाफ़ मैच में फिर वही बात आती है, देखिए शादाब तो छा गए, शादाब और नवाज़ जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे वो तो आई थिंक हांगकांग, एक तो शारजा की विकेट, हमें पता है कि वो दुबई के मुकाबले में वैसे ही स्लोअर ट्रैक होता है, और दूसरा हांगकांग की बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। हाउएवर किसी भी टीम के खिलाफ मैच जितवा देना या विकेट लेना, मुझे याद है लाला, आप 2011 में कनाडा के खिलाफ एक मैच फंस गया था, वो आपने बचवा लिया था मैच, वरना तो हम गए थे उस मैच में। लेकिन ऐसे मैचेस जीत के कॉन्फिडेंस तो बहरहाल आता है खिलाड़ियों में। और ये तो एक ऑब्वियस सी बात, एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, जैसे खुशदिल ने एक इनिंग खेली है, अब वो मुझे पता है कि नेक्स्ट मैच में जाएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा तो अच्छा करेगा। तो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, छोटी परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और बड़ा मैच है आज हमारा इंडिया के साथ, तो वो सारे प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह ग्राउंड में उतरेंगे। मेरे लिए पाकिस्तान टीम की मुझे कोई वजह समझ नहीं आएगी हारने की, क्योंकि जो मैं टीम इस वक्त देख रहा हूँ वो हर तरीके से, उनके पास किसी चीज़ की, किसी स्किल की कमी नहीं है इस टीम के पास। हर तरीके से, चाहे फास्ट बॉलिंग, चाहे स्पिनर, चाहे बैट्समैन, हर तरीके से इतनी वेल बैलेंस टीम मेरे ख्याल में कम बनती हुई नजर आई है पाकिस्तान की। और सवेरा एक चीज़ जिसका ख्याल करना पड़ेगा, दैट इज़ द अनफोर्स्ड एरर कप्तानी के हवाले से। देखिए बाबर की कप्तानी की स्ट्रैटेजी की मैं बात नहीं कर रहा, बट वो जो स्लो ओवर रेट वाला सिलसिला हुआ था, उसके बाद जो एक पीनलाइज करना पड़ा था, पाकिस्तान का एक फील्डर अंदर आ गया था। और आप फॉर आर्गुमेंट से कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने 3 चौके मारे, शायद उसमें से 1 या 2 चौके नहीं पड़ते इफ़ वी हैड एन एक्स्ट्रा फील्डर, अगर हमें दायरे के बाहर होता। सो ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं ज़ाहिर है दे मैटर। जैसे अभी कपिल पाजी भी यही बात कर रहे थे कि यही गलतियाँ होती हैं जो कि मैच हरवा देती हैं। तो बाबर हैज़ गॉट टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टी आ गई है आईसीसी की तरफ से।
बिल्कुल, सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि बैटर्स आर स्मार्ट। हार्दिक पांड्या ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि कब वो मौका आएगा जब एक फील्डर अंदर आएगा और कब मैं चार्ज कर सकूंगा और कब मैं उस एरिया में जो है वो रन्स बना सकूंगा। तो बैटर्स भी स्मार्टली अगर उस चीज को देख रहे हैं तो मेरा ख्याल से कप्तान को एक बहुत क्लोज नजर इस चीज पे रखनी है। साथ ही साथ काउंटर अटैक की बात हम अदील करते हैं, जिस तरह अब तो अभी जडेजा नहीं है मगर जडेजा को ऊपर भेजा था यानी उसके पीछे रीजन थी, तो उस रीजन को काउंटर करना पड़ेगा। आपको बहुत तेजी से स्विच करना पड़ेगा प्लान ए से प्लान बी पे। अगर उन्होंने कोई और, वो कहते हैं ना, उन्होंने एक कोई बाजी खेली है तो आपको अगली बाजी खेलनी होगी, फिर उनकी बाजी पे फिर काउंटर करना होगा। उसका रीजन था सवेरा उसका क्या रीजन था जडेजा को ऊपर भेजने का, जरा बताएं। लारा, क्योंकि हमारे लेफ्ट आर्मर स्पिनर्स लगे हुए थे और वहां जडेजा को उन्होंने ऊपर भेजा बिकॉज लेफ्ट को और वो जडेजा ने कहा कि दिस वाज द स्ट्रैटेजी जिसके तहत मुझे जल्दी भेजा गया था कि लेफ्ट हैंडर्स और लेफ्ट आर्मर्स आपस में एक दूसरे को काउंटर आराम से करते हैं। लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो कि लेफ्ट हैंडर के लिए इजी हो जाता है बैटिंग करना। वेरी गुड। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर घूम फिर के बाद फिर वही आ जाती है लाला ऑन फील्ड स्ट्रैटेजी बनाने के हवाले से। अब खुश दिल को लाके हम वहां पे उस वक्त एक ओवर पे देखिए वो आखिर का ओवर आके फंसा आपका। बाबर में भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि जब स्क्रीन लगी हुई है सब कुछ लगी हुई है हर थोड़ी देर में बंदा एक टावल लेकर आ रहा होता है कि बाबर जो है वो काउंट मिस कर गया होगा ओवर्स का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई जो स्पिनर का ओवर जो आखिरी ओवर लेकर आया था, बिकॉज आजकल के दौर में आप स्पिनर को आखिरी ओवर कराते हुए नहीं देख रहे होते। ये वो फ्लूइडिटी है स्ट्रैटेजी की जो चाहिए होगी बाबर को कि खुश दिल से करवा ले, इफ्तिखार से एक ओवर फेंकवा ले। ये एक चूक तो हुई है ये कप्तान। आप ये कह रहे हो कि नवाज ने जो आखिरी ओवर किया, जो आखिरी ओवर नहीं वो तो होना था ना, इसलिए कि 5 जेन्युइन बॉलर थे, सबके ओवर्स हो गए थे। ऊपर भी करवाया जा सकता था लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही नहीं थी। जडेजा खेल रहा था तो उससे बचने के लिए उसको नहीं था। और दूसरा ये था कि हमें ऊपर से पांडे और जडेजा की विकेट लेने के लिए हमें फास्ट बॉलर्स को लाना पड़ रहा है जो आपके जेन्युइन बॉलर्स थे। तो आप चांस ले रहे थे, आपने कहा चलो आखिर में देख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे विकेट चाहिए, कोई रन बच जाए, तो वो हो नहीं पाया। तो जाहिर बात है वो तो करवाना था उससे आखिर में। असल चीज़ ये है कि हम एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं, एक्स्ट्रास नहीं देना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। नो बॉल, वाइट बॉल, इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। 15 एक्स्ट्रास 22 के रन बहुत निकल गए थे जी, लेग बाइज वाइट पे जो छोड़े। जी सवेरा। हाँ लाला, यानी बार बार हम इसी बात पे आके फंस रहे हैं कि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो हमारे मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट दे सके और ये वाला इशू हम सॉल्व कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात रिकी पॉन्टिंग को तो समझ में आ गई है। उन्होंने, आपको पता है कि माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के और पाकिस्तान के जो हमारे बॉलर हैं और लाला के बड़े फेवरेट भी रहे हैं हाल ही में, उनको वहाँ पर उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है। फ़हीम अशरफ को पता चला होगा आपको? अच्छा, फ़हीम अशरफ को होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलने जा रहे हैं बिग बैश लीग में। 3 खिलाड़ी हमारे एक ही टीम में खेल रहे होंगे, शादाब, आसिफ। मैं कभी कभार हैरान हो जाता हूँ, ये फ़हीम अशरफ हो गए, ये टीम से कैसे बाहर हो जाते हैं ये लोग। ये आई मीन कभी कभार मेरे लिए हैरत होती है। आई नो कि परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, हर चीज़ देखी जाती है, लेकिन इतने टैलेंटेड, इतने तगड़े, और पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है फ़हीम अशरफ। तो मेरे ख्याल में अपने आप को टीम में रखे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। अमाद भट्ट को देख लें, इस वक्त तो हमारा जो नेशनल T20 हाँ वो चल रहा है और उसमें आपको बड़े प्लेयर्स की जो है वो बाहर नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि उसमें से चंद एक प्लेयर बहुत जल्दी दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की टीम के दरवाजे पे इस वक्त दस्तक भी दे रहे हैं। 1-2 नाम्स आपके नेम्स जो हैं वो ऑलरेडी जहनों में आ गए होंगे। अब हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह। पाक भारत दंगल के हवाले से बातचीत चल रही है, सो चलें जी दोबारा से ज्वाइन करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट बिफोर दिस ब्रेक। सो लाला, अब हम बिल्कुल अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं और जाहिर है जो एक पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान आज का मैच खुदा ना खास्ता हार भी जाता है, फिर भी ऑप्शंस ओपन है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच लेकिन शारजा में पाकिस्तान का पड़ गया है। शुरू में आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थॉट कि वो मैच दुबई में होना है, बट वो शारजा मुंतकिल कर दिया गया है। सो उस मैच का रिस्क है अफगानिस्तान शारजा में फंसा सकता है हमको। खैर पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज मैच नहीं हारेगा, इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान के साथ जो मैच होगा शारजा में है। अफगानिस्तान शारजा के अंदर
मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत दुबई के। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई उन्होंने। उनका जो हल्का सा एक वीक लिंक मैं कहूँगा जो था पहले, अब नहीं है, वो था एक फास्ट बॉलिंग का एरिया, वो भी पूरा हो गया। फास्ट बॉलर भी उनके पास हैं, एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, स्पिनर्स उनके बहुत तगड़े हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मैच इसी तरह होगा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच आज होगा, इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी इतना ही प्रेशर वाला मैच होगा। ग्रेट। सवेरा, व्हाट डू यू थिंक? कुछ जोशो खरोश आवाम का इंडिया पाकिस्तान मैच एक और हाउसफुल होने वाला है। वैसे दुबई के स्टेडियम में जो एक बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये, वैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में खाली सीटें बचती तो है नहीं, लेकिन खाली सीटें भी इंडिया की सपोर्टर लग रही होती हैं। हमारा पूरा नीला स्टेडियम बना दिया उन्होंने। नहीं, मगर बहुत बहुत ज्यादा जो है वो क्राउड और बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है। मतलब आप जनरली अदील बाहर भी निकल रहे हैं ना, तो आपको अगर शक्ल से इंडियन समझ रहा है तो वो कुछ और बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी समझ रहा है तो वो कोई और बात कर रहा है। मतलब एवरीवन सो एक्साइटेड फॉर दिस फेस्टिविटी। एंड एक ही इवेंट में आपको 2 दफा पाकिस्तान इंडिया दिख जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बस एक चीज ये कि मुझे ये लगता है कि हमारा पॉजिटिव एज सबसे बड़ा वहां होता है जब हमने देखा है कि इंडिया ओवर कॉम्प्लेसेंट होती है, तब हम उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो आई होप हम उसका एडवांटेज उठा सकें और उस एडवांटेज पे बिल्कुल फुलफिल कर सकें। लेट्स सी। मगर पाकिस्तान जीत रहा है आज। पाकिस्तान जीत रहा है आज, एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट वी वांट ऑन द फील्ड एज वेल। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फाइट की, मैच हार गया, कोई बात नहीं, अवाम भी गुस्से में नहीं थी, अवाम भी खुश थी कि पाकिस्तान पुट अप अ ब्रिलियंट फाइट। और जिस तरह पाकिस्तान ने एक एसोसिएट नेशन यानी हांगकांग को लिटरली रोंद डाला, सो वी हैड अ ग्रेट रन अप टू दिस मैच। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आज पाकिस्तान लाला की बात सुन के ना मुझ में कॉन्फिडेंस और मुझे भी जोश आ गया है। लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह जरूर है दैट यस, पाकिस्तान आई थिंक आज इंशाल्लाह 1-1 करेगा। ये पाक भारत दंगल जो है, इंशाल्लाह ये दोनों टीमें फाइनल, बल्कि हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, दूसरा सामने कोई भी आ जाए, वेदर इट्स इंडिया और वेदर इट्स अफगानिस्तान, लेकिन मुकाबला आज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा जम के। और याद रहे जी, अब से थोड़ी टॉस होगा एंड देन द मैच। वी हैड अ वंडरफुल शो टुडे, बहुत मजेदार प्रोग्राम। ओलाला, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। जबरदस्त। एबीपी टीवी इंडिया के साथ उनकी टीम थी, रुमाना और विवेक वहां पे थे, और उनका जो पैनल था, इंडिया के 2 लेजेंडरी खिलाड़ी कपिल देव और अजहरुद्दीन, और हमारे यहाँ पाकिस्तानी लेजेंड शाहिद खान आफरीदी मौजूद थे। सवेरा एज ऑलवेज वाज देयर विद मी फ्रॉम दुबई। आई होप कि समा टीवी की इस काविश को, एशिया के बादशाह की जो तलाश की खोज जारी है, उसमें हमारी इस दूसरी काविश को आपने पसंद किया होगा। और हम उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, इससे भी जबरदस्त और बड़ा प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आएंगे। अपने मेजबान अदील अजहर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल एक बार फिर होगी। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।